हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए फिटेड ट्रेड की जो भर्ती होती है उसका जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन कवर करेंगे। ये पेपर 10/12/2017 को हुआ था। इसमें 80 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और 40 क्वेश्चन हम इस पार्ट में कवर करेंगे। वो 40 क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया है, मतलब एक पार्ट में कवर कर चुका हूँ और सेकंड पार्ट में आज कवर करूँगा। आज 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि द फॉर्म ऑफ थ्रेड इन बट्रेस थ्रेड इज़, कि जो हमारी बट्रेस थ्रेड होती है उसमें कितना एंगल होता है। तो जो हमारी बट्रेस थ्रेड होती है उसमें 45 डिग्री का एंगल होता है। मतलब कि वो कैसे होती है, जैसे हमारे ये थ्रेड है, ये ऐसे 45 पे जाएगी, फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, फिर 45 पे जाएगी, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब 90 भी बोल सकते हैं या 0 भी बोल सकते हैं ये एंगल हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर देखो कि डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का एंगल होगा। और जो बटर थ्रेड का यूज ओनली एक डायरेक्शन में, यदि हमें एक ही डायरेक्शन में यदि हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे हम बटर थ्रेड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द थ्रेड एंगल फॉर यूएनएफ थ्रेड। यूएनएफ थ्रेड का मतलब होता है यूनिफाइड फाइन थ्रेड। तो जो हमारी यूनिफाइड फाइन थ्रेड होती है उनका एंगल कितना होता है, तो इनका एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और बॉटमिंग टैप डिफर इन देयर, मतलब किस ऐसा कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा उसमें स्पेसिफिकेशन है जिनके कारण इनमें डिफरेंट होता है फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और बॉटमिंग टैप में। तो जो इनमें डिफरेंट होता है ना वो टेपर लीड का होता है। मतलब कि जो इनका नीचे वाला जो आगे वाला सिरा होता है यहाँ पे कितनी थ्रेड टैपर की गई है, मतलब टेपर लीड का डिफरेंस होता है किसमें, फर्स्ट टैप, बॉटमिंग टैप और सेकंड टैप के अंदर। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टैपर इन ए टैपर पिन रिमर। जो टैपर पिन रिमर होती है उसमें टैपर कितना होता है, तो इसमें 1/50 होता है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसरो के मैक्सिमम पेपर में आता है। 2-3 पेपर में सोल्व करा चुका हूँ, तो सब में ये हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि एक हमारा जो रीमर है, रीमर का साइज़ कितना है, 12 mm है। ठीक है, 12 mm रीमर साइज़ है। उसमें अंडर साइज़ दे रखा है और ओवर साइज़ दे रखा है। तो डायमीटर ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग द होल बिफोर रीमिंग। तो रीमिंग करने से पहले जो ड्रिलिंग का डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि रीमर साइज़ माइनस ओवर साइज़ प्लस अंडर साइज़। तो रीमर साइज़ कितना, 12 माइनस ओवर साइज़ कितना है, यहाँ पे ओवर साइज़ देखो 0.05। ठीक है, प्लस में 0.3, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। अब 12 में से 0.35 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.65 आ जाएगा। तो 11.65 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन ए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग विच गैस इज क्लोज फर्स्ट टू अवॉइड बैकफायर। तो बैकफायर होती है, उसको अवॉइड करने के लिए कौन सी गैस को हम पहले बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि बैकफायर क्या होती है। जब हम जैसे हमारे पास ये ऐसे टॉर्च होती है, यहाँ से क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ छोटे छोटे विस्फोट से होते हैं, क्या होते हैं, विस्फोट से होते हैं। तो ये विस्फोट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बैकफायर बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, बैकफायर बोलते हैं। तो बैकफायर से बचने के लिए हम कौन सी जो गैस होती है उसको पहले बंद करते हैं। तो जो एसिटिलीन गैस होती है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है। तो इसे हम पहले बंद करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग द मेटल कटिंग इज डन बाई। तो मेटल कटिंग कौन सी गैस के कारण होती है। तो जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग होती है इसमें क्या होता है, एक जो हमारे पाइप होता है, जैसे ब्लो पाइप होता है। अब उसमें क्या होता है, एक में तो हम जो एसिटिलीन प्लस O2 का मिश्रण देते हैं और एक में
ऑक्सीजन का मिश्रण देते हैं हाई प्रेशर से, जिससे हमारी क्या होती है, गैस कटिंग होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो उच्च हाई प्रेशर पे हम ओस अप्लाई करते हैं जिससे गैस कटिंग होती है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयरन विथ है 0.008% टू 0.025% कार्बन इज नॉट, मतलब इतना जो कार्बन परसेंट होता है वो कौन सी स्ट्रक्चर में होता है, तो ये हमारे फेराइट स्ट्रक्चर में होता है और ये सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर स्टील, मतलब जो स्टील की जो हीटिंग होती है उसके लिए जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, तो उसके लिए जो लोअर क्रिटिकल पॉइंट 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोअर क्रिटिकल पॉइंट वह तापमान होता है जिस पे जो हमारी स्टील होती है ना, जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें चेंजेज आना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है, चेंजेज आना स्टार्ट होता है। और इसके बाद में एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वह टेम्परेचर जिस पे जो स्टील की जो स्ट्रक्चर में चेंजेज आते हैं वो क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब लोअर पे तो स्टार्ट होगा और अपर पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अपर पे तो क्या होता है कि वह टेम्परेचर जहाँ पे जो चेंजेज आना बंद हो जाता है, और लोअर क्रिटिकल जहाँ पे चेंजेज आना स्टार्ट होता है। लेकिन जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड करता है, तो ये फिक्स नहीं होता और लोअर हमारे फिक्स होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फोर्जिंग ड्रिफ्ट इज यूज फॉर, कि जो फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का यूज क्यों करते हैं, तो जो फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का यूज करते हैं एनलार्जिंग द पंच होल, जो पंच होल होता है उसको एनलार्ज करने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोस ए का मान दे रखा है इन्होंने 4/5, किसका, कोस ए का। तो tan ए का मान पूछा, तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है कि कोस ए हमारे क्या होता है, LAL/KK। तो ये हमारे कोस ए हो जाएगा, मतलब ये हमारे आधार हो जाएगा और ये हमारे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, 3/4 हमारे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 72 का कितना परसेंट 18 है, तो माना कि कोई वैल्यू है 72 का कितना परसेंट 18 है, तो माना x परसेंटेज क्या है, 18 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 × x/100 = 18। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1800/72 = x, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये ऊपर 100 बचेगा तो 25 आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्क्राइबिंग लार्ज डायमीटर सर्किल या आर्क, मतलब कि जो लार्ज डायमीटर और जो सर्किल होते हैं उनको बनाने के लिए, उनके लेखन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा लार्ज, यदि यहाँ पे पूछता स्मॉल डायमीटर आर्क बनाने के लिए तो डिवाइडर का यूज़ करते हैं, और लार्ज के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रेमल का यूज़ करते हैं। तो ट्रेमल का दूसरा नाम क्या होता है, बीम कंपास होता है। और ट्रेमल का साइज़ क्या होता है, 15 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के जो सर्किल या फिर जो आर्क बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रेमल का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन यदि ऐसे आता कि छोटे साइज़ के, तो वहाँ पे क्या होता है, डिवाइडर वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छिद्र में से डबल और रिवेट को बाहर निकालने के लिए हम कौन से औजार का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम पिन पंच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पिन पंच का यूज़ करते हैं। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और प्रिक पंच का 2 एंगल होता है, एक 30 डिग्री होता है और एक 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लॉकिंग ए नट, कि नट को लॉक करने के लिए कौन से वाशर का उपयोग किया जाता है। तो नट को लॉक करने के लिए टैप वाशर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए लेथ फॉलोवर द स्टेडी रेस्ट विल बी फिक्स टू बी, कि जो लेथ फॉलोवर होता है उसमें स्टेडी रेट जो रेस्ट होता है उसको फिक्स कहाँ पे किया जाता है, तो उसको सैडल पर फिक्स किया जाता है। कहाँ पे, सैडल पर फिक्स किया जाता है। लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड होती है, एक्मी थ्रेड होती है। एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल। जो इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल होते हैं उनका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो बेवल प्रोटेक्टर डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है, बेवल गेज इनडायरेक्ट होता है, यूनिवर्सल बेवल गेज ये भी इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे क्या है? इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन उसने करेक्ट दे रखा है, तो उनके अकॉर्डिंग या तो ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया होगा या फिर बोनस मार्क दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूज टू सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। कि जो हम जैसे हम चैन ड्रिलिंग करते हैं कि जैसे हमारे ये कोई सीट है उस पर यहाँ पे होल किया, यहाँ पे होल किया, यहाँ पे होल किया, जैसे चैन में हम होल बनाते हैं, तो इनके बीच में जो मेटल होती है उसको हटाने के लिए हम कौन सी चीज़ल का यूज करते हैं? तो उसको हटाने के लिए हम बेब चीज़ल का यूज करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका यूज़ करते हैं? बेब चीज़ल का यूज करते हैं। हाफ राउंड चीज़ल का यूज कहाँ पे करते हैं? जो बियरिंग की सतह में जो तेल की नालियाँ काटने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑयल की नालियाँ बनाने के लिए हाफ राउंड का यूज़ करते हैं। डायमंड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो राइट एंगल पे कॉर्नर होते हैं उनकी सफाई के लिए। कैप चीज़ल का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जो कीवेज होते हैं ना वो बनाने के लिए कैप चीज़ल। यदि कैप चीज़ल का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस कट चीज़ल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए चीज़ल द कटिंग एज कैन नॉट बी पेनेट्रेट इनटू वर्क एंड स्लिप इफ। कि ये बोल रहा है ये चीज़ल के अंदर जो कटिंग एंगल होता है ना वो वर्क पीस के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रहा और वो स्लिप कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या होगी? तो पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ल में कौन कौन से एंगल होते हैं। कि देखो मानो ये हमारा जॉब होता है और यहाँ पे एक चीज़ल है, ये क्या हो गई? चीज़ल। ये चीज़ल का सेंटर लाइन और ये जॉब के 90 डिग्री पे लाइन खींच दी। तो ये जॉब हो गया हमारा, ये वर्क पीस हो गया। तो वर्क पीस के सरफेस से और चीज़ल के जो बीच में जो चीज़ल की सेंटर लाइन होती है इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और चीज़ल के दोनों तरफ जो चीज़ल का स्पर्श होते हैं उनके जो बीच का एंगल होता है इस एंगल को हम पॉइंट एंगल बोलते हैं या कटिंग एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? पॉइंट एंगल हो जाएगा और ये हमारे इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा। अब जो चीज़ल का स्पर्श होता है निचला स्पर्श और जो जॉब की सरफेस के जो बीच का एंगल होता है इसे हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल होता है। और जॉब की सरफेस से 90 डिग्री और चीज़ल के ऊपरी सरफेस के जो बीच का एंगल होता है इसे हम रैक एंगल बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। ये हमारे रैक एंगल होता है, ये हमारा कटिंग एंगल, ये हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और ये क्लियरेंस एंगल। अब देखो इसने पूछा क्या है कि यदि हमारा जो कटिंग एज उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर रहा और स्लिप कर रहा है, तो देखो ये जैसे हमारा कोई ये वर्क पीस है और यहाँ पे हमने चीज़ल लगा रखा है, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा और ये क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्या होगा कि यहाँ पे ये स्लिप कब करेगा? जब हमको इसको नीचे की तरफ झुका देंगे। जब इसका झुकाव क्या होगा? इसका झुकाव कोण कम हो जाएगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। यदि हम इसको सीधा करेंगे तो ये अंदर पेनेट्रेट करेगा। यदि हम इसको झुकाव कोण कम कर देंगे तो यहाँ से सीधा फिसल जाएगा। तो झुकाव कोण कम होगा तो झुकाव कोण के साथ हमारा क्लियरेंस एंगल भी कम होगा और क्लियरेंस एंगल कम होगा तो रैक एंगल यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो कंडीशन ये हो सकती है या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो या हमारा क्लियरेंस एंगल कम हो या फिर रैक एंगल ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। क्लियरेंस एंगल हाई, क्लियरेंस एंगल हम हाई नहीं कर सकते स्लिपिंग के दौरान। क्लियरेंस एंगल लो, क्लियरेंस एंगल लो करेक्ट। रैक एंगल लो, रैक एंगल जीरो लो नहीं हो सकता। रैक एंगल जीरो, रैक एंगल हाई होगा और क्लियरेंस एंगल लो होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए चीज़ल द कट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। मतलब जो कट होता है वो कंटिन्यूसली डीप जा रहा, पेनेट्रेट कर रहा, किसके अंदर? वर्क पीस के अंदर। तो उसमें क्या इफेक्ट होगा? कौन सा एंगल का वो इफेक्ट होगा? तो हमने देखा कि ये जैसे जैसे ये देखो कि जैसे जैसे ये हमारा वर्क पीस है, अब इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे। यहाँ पे सीधा हमने खड़ा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्लियरेंस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बढ़ गया और क्लियरेंस एंगल भी बढ़ गया। क्या होगा? और हमारा रैक एंगल क्या हो गया? कम हो गया। अब ये क्या करेगा? वर्क पीस के अंदर पेनेट्रेट करेगा। तो यहाँ पे देखो रैक एंगल हाई, रैक एंगल कम होगा जब
क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, तो ये हमारे गलत हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल 0, ये भी हमारे गलत हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल हाई, ये सही हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्लियरेंस एंगल भी इंक्रीज होगा, तो सी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि फॉर ए कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ M10 विथ 1.25 पिच द डायमीटर ऑफ ब्लैंक विल बी, कि ब्लैंक का डायमीटर कब क्या होगा, जब उसने पिच 1.25 दे रखी है और एक्सटर्नल डायमीटर M10 दे रखा। तो ब्लैंक का डायमीटर का फॉर्मूला था, ब्लैंक का डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस पिच अपॉन 10। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो देखो यहाँ से मेजर डायमीटर कितना 10, 1.25 पिच हो जाएगी, इसमें 10 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। तो 10 में से 125 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 9.875, हमारे बी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि स्टील विच कंटेन 0.8% कार्बन, कि ऐसी स्टील जिसमें 0.8% कार्बन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टोड स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूटेक्टोड स्टील बोलते हैं। और जिसमें 0.8 से कम होता है उसे हाइपो यूटेक्टोड बोलते हैं, और जिसमें 0.8 से ज़्यादा होता है उसे हाइपर यूटेक्टोड बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि ये लोअर क्रिटिकल पॉइंट कूलिंग, अब यहाँ वहाँ पे तो हीटिंग के लिए पूछा था, यहाँ पे कूलिंग के लिए पूछा, स्टील के लिए। तो कूलिंग के लिए कितना होता है 693 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्जिंग प्रोसेस इन विच द लेंथ ऑफ वर्क पीस इज रिड्यूस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वर्क पीस इज इंक्रीज। मतलब यहाँ पे जैसे हमारा कोई वर्क पीस है, इसकी क्या हो रही, ये लेंथ हो जाएगी और ये इसका ये डी हो जाएगा और ये एल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, इसका डी इंक्रीज हो जाएगा और लेंथ इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो इसे अपसेटिंग बोलते हैं। इसमें ऐसे ही पूछ सकता है कि जिसका डाया कम हो, डाया जिसका इंक्रीज हो और लेंथ उसकी डिक्रीज हो, मतलब यहाँ पे एरिया की टर्म को डाया के टर्म में भी ले सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अपसेटिंग। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल यूज टू गेट ए फ्लूट टाइट जॉइंट इन रिवेटिंग। तो रिवेटिंग में जो फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए हम कौन से टूल का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम फुलरिंग टूल का उपयोग करते हैं। एक कोकिंग टूल होता है, उसका उपयोग भी जो हमारे रिवेटिंग में लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे फुलरिंग हो जाएगा, और फुलरिंग के साथ एक कोकिंग टूल भी होता है, उसका उपयोग भी लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन कि द इनक्लोज एंगल ऑफ ऑक्टागन, कि ऑक्टागन में इनक्लोज एंगल कितना होता है। तो यहाँ पे जो इनक्लोज एंगल होता है वो 135 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कि द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 10 mm, कि 10 mm की हमें साइड दे रखी है। तो व्हाट इज़ द कॉर्नर टू कॉर्नर साइज, कॉर्नर से कॉर्नर का साइज़ क्या होगा, तो कॉर्नर से कॉर्नर का साइज़ क्या होगा 17.32 होएगा। यदि फॉर्मूले में रखेंगे तो 17.32 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑफ ए लैथ, मतलब लैथ में निम्न में से वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है इसरो में, ठीक है। तो जो हमारा कैच प्लेट होती है ये वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं होती। मैंडल वर्क होल्ड करता है, सेल्फ सेंटरिंग चक करता है और फेस प्लेट करती है, और कैच प्लेट नहीं करती। तो सी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि रफ टर्निंग में जो हमारा स्ट्रोक टूल होता है उसके लिए जो अप्रोच एंगल कितना है जब मैक्सिमम डेप्थ हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम 30 डिग्री यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 30 डिग्री यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग टेपर विच इज़ द बेस्ट फॉर क्विक रिलीजिंग ऑफ ए आर्बर। आर्बर की जो क्विक रिलीजिंग के लिए कौन सा टेपर बेटर होता है, तो 3.5 का जो टेपर होता है वो सबसे बेटर होता है। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट इज फॉर इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट। तो जो इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो निम्न में से है, मतलब तो जो हमारे बेबल गेज होता है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा देना, इसको याद कर लेना, एजिट आता ही, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस, कि जो एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा होता है। जो हमारे थर्मिट वेल्डिंग होती है,
सॉरी, ये थर्मिट वेल्डिंग होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हमें हीट मिलती है क्योंकि जो एल्यूमिनियम और जो आयरन ऑक्साइड होता है इनके बीच में जो रिएक्शन होती है और वहाँ से टेम्परेचर उत्पन्न होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जिससे हम जो हमारे रेलवे ट्रैक होते हैं उनको वेल्डिंग करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं? रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने के लिए। और इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और इसमें एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम का एक वॉल्यूम होता है और फेरस ऑक्साइड के 3 वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए होल साइज, हमें होल साइज दे रखा है 36 और उस पर टॉलरेंस दे रखी है, और शाफ्ट साइज दे रखा है 36 और उस पर टॉलरेंस दे रखी है, तो मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? तो मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस क्या होता है? जब होल का साइज छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्या होगा? ये देखो हमारा होल हो गया और ये शाफ्ट हो गया, तो मिनिमम कब कब होगा? जब होल के मैक्सिमम साइज को ले और शाफ्ट के मिनिमम साइज को ले, तो ये साइज हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। यदि ये बात करें तो ये हमारे मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? शाफ्ट का तो मिनिमम माइनस होल का मैक्सिमम। तो यहाँ से हम देखो कैलकुलेट करेंगे कि होल साइज, होल क्या होगा? 36, टॉलरेंस दे रखी है 0.021 और 00, और दूसरा शाफ्ट पे दे रखी 36, 0.035 और 0.022। तो ये शाफ्ट का हमारा मिनिमम हो जाएगा और ये होल का मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे हम इसको माइनस करेंगे, शाफ्ट में से हम होल को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 0.001 mm आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हेन द टर्निंग ऑफ डक्टाइल मेटल रैक एंगल, जब डक्टाइल मेटल की टर्निंग करते हैं तो रैक एंगल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? लेस पॉजिटिव, लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब डक्टाइल मेटल की हम क्या करते हैं? टर्निंग करते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वहाँ पे क्या होगा? मोर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं ब्रिटल मेटल की, ठीक है, या हार्ड पदार्थ की, तो दोनों में क्या होगा? मोर नेगेटिव आएगा। या ऐसे बोल सकते हैं टफ मेटल या फिर डक्टाइल मेटल या मुलायम पदार्थों की टर्निंग के लिए क्या करते हैं? मोर पॉजिटिव एंगल यूज करते हैं। सी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक सिलेंडर उसका ये डायमीटर हो गया d और ये उसकी हाइट हो गई, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? सी ऑप्शन निकल के आ जाएगा 144 पाई mm²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक एरोप्लेन है, वो 1200 किलोमीटर की यात्रा उसे करनी है, तो वो 1 घंटा कम लेता है। 1 घंटा कम लेता है जब उसकी स्पीड को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा दिया जाए, तो उसकी साधारण स्पीड क्या होगी? मतलब उसकी जो स्पीड से चल रहा है वो कितनी होगी? तो यहाँ पे देखो कि यदि 1200 किलोमीटर की स्पीड वो x स्पीड से चलता है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो x स्पीड से चलता है, तो 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस को यदि x + 100 से चलेगा तो 1 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, कितने का अंतर आएगा? 1 घंटे का अंतर आएगा। और यदि यहाँ से फिर हम ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यदि हम यहाँ पे 300 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर आ जाता है। तो बाई ऑप्शन हम चेक कर लेंगे तो वहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1 + 10² 30 अपॉन 1 - 10² 30 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम 30 का मान रखेंगे 1/10, 30 का मान रख देंगे 1/√3। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो दोनों को हम यहाँ से कैंसिल आउट करके देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हमारे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग डायमीटर 20 और हाइट 30। मतलब एक कोन है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा जब उसकी हाइट और उसका वॉल्यूम, जो हाइट और उसका डायमीटर हमें दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 π²h। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 पाई का पाई, आर कितना यहाँ पे? डायमीटर 20, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 30। तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ से
कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 पाई। तो ये करेक्ट आंसर हमारे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और उसमें क्यू हमारा क्या है, राइट एंगल है। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, ये क्यू हो गया, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे आर क्या है 60 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रख देंगे सामने, और उसने बोला है कि जो इसका पी आर है ये वाला, ये कितना है 20 है। तो फिर उसने क्या पूछा है कि क्यू आर की लेंथ कितनी होगी, कि ये क्यू से ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो हम इसको ऑप्शन सॉल्यूशन करेंगे तो ये सिंपल सा, ये हमारे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारे 10 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि व्हेन द टूल इज सेट बिलो द सेंटर लाइन, जब सेंटर लाइन से बिलो हम टूल सेट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमारे मानो ये हमारे जॉब है और ये इसकी सेंटर लाइन है, ये हमारे, अब यहाँ पे हम सेट करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम सेट करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे क्या हो जाएगा, अब सेंटर लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे, ये हमारे टॉप फ्रंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही हम सेंटर लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो इसका टॉप एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, ये क्या होता है डिक्रीज होता जाता है, ये क्या होता है डिक्रीज होता जाता है। और जैसे ही हम सेंटर लाइन से ऊपर जाएंगे तो टॉप रैक एंगल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारे क्या हो जाएगा कि जो इसका टॉप रैक एंगल तो क्या होता है डिक्रीज होता है, और जो इसका फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है ना वो इंक्रीज होता है। तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे ए हो जाएगा।